हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग यूनिट नंबर 2 है, मॉड्यूल ए है, उसमें पढ़ रहे बैंकिंग रेगुलेशन। अगर आप प्रॉपर इसका वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया, यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाला हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग रेगुलेशन में हमें जो पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि आरबीआई की ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आरबीआई कैसे बनाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा आरबीआई ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कब फॉर्म हुआ था। सबसे पहले जैसे समझिए कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे बेसिकली ये बात कर रहे हैं फॉर्म कैसे बना था आरबीआई। तो आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट से, अंग्रेजों का कानून है ये। अब अंग्रेज जब थे 1934 का ये कानून बना हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 से बना है। और भारत में जो आप बोल सकते हैं कि इफेक्ट हुआ, मैंने कब से आरबीआई काम करना चालू हुआ, 1935 1 अप्रैल से हुआ। बना था 1934 में, बट काम करना चालू किया 1 अप्रैल 1935 में। तो एक बात ये लिख लीजिए, इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय आरबीआई एक्ट, ठीक है, स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। क्लियर हो गया बात। इतना ही नहीं है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है एशिया में। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक इन एशिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और हुआ है कि अंग्रेज छोड़ के चले गए 1947 को। क्या हुआ, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, हमारी आजादी हो गई। अब उसके बाद इसको ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट आया। क्या आया, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट आया 1948 के तहत, जिसके चलते आप ये बोल सकते हैं ये प्रॉपर भारत सरकार के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया, भारत सरकार के अधीन हो गया। कौन सा कानून था, ट्रांसफर ऑफ आपका पब्लिक ओनरशिप एक्ट था। कौन सा, ट्रांसफर पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 को। ठीक है, एक चौथा पॉइंट ये लिख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव हटा दीजिए। सिर्फ आरबीआई का भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, फॉर्मेशन बोलिए, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट बोलिए, सारा इसी का शब्द है। ठीक है, तो एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक्वायर किया गया थ्रू ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 से। अब इसमें एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं, एक गवर्नर 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहां है, या हेड ऑफिस बोलो, बेसिकली हम लोग यहां पे हेड क्वार्टर बोलते हैं। हेड क्वार्टर कहां है, ये है आपका मुंबई में। याद रखिएगा, यही 5-6 पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको बताना होगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट सब प्लीज कॉपी में अपना लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, अभी हमने आरबीआई का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया। अब आइए हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई। ये सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा।
अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स आरबीआई का क्या है। सबसे पहला हो जाएगा मॉनेटरी स्टेबिलिटी, दूसरा हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा हो जाएगा साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, चौथा स्टेबल पेमेंट सिस्टम। इस बहुत सारी चीजें मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला ये, तो आरबीआई का काम क्या है? स्टेबिलिटी लाना, राइट। क्या चीज की स्टेबिलिटी लाना? मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी लाना। या आप सीधा एक काम करिए, स्टेबिलिटी बदल लिखिए इसको, मॉनेटरी पॉलिसी लाना, ठीक है। स्टेबिलिटी को हटाइए। ये पॉलिसी जो होता है ये खुद ही स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। पॉलिसी जो होता है वो क्या चीज के लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। वो कैसे होता है, एग्जांपल ले लेंगे। तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई भी सामान का दाम बढ़ना समय के साथ। एग्जांपल है, जैसे ये एक पेन है, इसका दाम अगर 2010 में 10 रुपए था, 2020 में इसी पेन का दाम 25 रुपए हो गया। क्या हो गया? समय के साथ इस पेन का दाम बढ़ गया। तो एग्जांपल से समझिए, अगर हम एक पेन खरीदे हैं 2010 में और एक और पेन लिया है, सेम पेन सेम कंपनी 2020 में, तो अभी दाम था इसका 10 रुपए, अब यहां पे दाम हो गया बढ़ के 25 रुपए। तो पेन तो वही मिल रहा है, एक सिंगल पेन यहां भी ले रहे हो और एक सिंगल पेन यहां भी खरीद रहे हो, पर दाम क्यों ज्यादा देना पड़ रहा है? इसी चीज को, यानी जो इंक्रीज हो गया प्राइस का, प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, प्राइस बढ़ गया, ओवर टाइम, समय के साथ दाम बढ़ा। इसी चीज को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इन्फ्लेशन का क्या डेफिनेशन है, तो बोल सकते हैं, ऐसे एक लाइन लिख लीजिए, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस over period of time. General increase of price over period of time. आई होप समझ गए होंगे आप, ये होता है इन्फ्लेशन। तो बेसिकली यही काम करना है इन्फ्लेशन को, तो इससे स्टेबिलिटी आ जाएगा। क्यों? अगर आप पता चला इस पेन का दाम जो 10 साल के बाद 25 रुपए होना था, पता चला अगले साल 25 रुपए हो गया, भाई इतना महंगाई बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। तो ये काम है। दूसरा काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इससे क्या आप समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी बैंक के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि भैया आपको 100 रुपया अगर पब्लिक ने जमा किया है, उस 100 रुपए में से आरबीआई के यहां आपको 7% रखना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर। आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होगा, सीआरएआर। ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पार्ट है। तो यहां पे आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, कई तरीका है, सीआरआर, रेपो रेट्स, ठीक है। फिर आ जाइए, आप बोल सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, उसके ऊपर भी होता है। चौथा बोल सकते हैं बैंक रेट, इससे भी कंट्रोल करता है। पांचवा बोल सकते हैं बैंक का सुपरविजन करता है। ये इसका असली काम क्या है? कंट्रोल कैसे करेगा? सुपरविजन करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये सब इसका टूल है आरबीआई के, जिसकी हेल्प से ये कंट्रोल करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मार्केट में लाते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चलता है सीआरएआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के आप। तो इसके थ्रू मेनली कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद इतना ही नहीं है, आपका इंश्योरेंस भी किया हुआ है, ठीक है। जो फंड है उसको हम इंश्योरेंस करवाते हैं, आरबीआई इंश्योरेंस लेती है उतने रुपए का, 5 लाख रुपए जो भी किया हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा साउंड फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। अब इससे अब क्या समझ में आता है? साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा बना के देना है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड हो। अब ये साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का, जैसे अपना कोई बैंक है, तो बैंक कभी भी डूबे नहीं, बैंक हो गया, एफआई हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कभी भी डूबे नहीं। डूबने का मतलब है कि बंद नहीं हो जाए,
ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करने का तरीका है, मतलब ये लोग इससे चेक करते हैं, चाहे इसको बोल सकते हैं ये इनके कमांड में रहता है। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम देने का ये फायदा होता है। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए, इसको लिखते चलिए। चौथा चीज में आइए, उसके बाद है स्टेबल पेमेंट सिस्टम है। क्या है? स्टेबल पेमेंट सिस्टम, समझ में आता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल पेमेंट सिस्टम है ऐसा कुछ पेमेंट सिस्टम जो कि स्टेबल हो, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इस तरीके बहुत सारे हैं, यूपीआई, ये सब क्या स्टेबल पेमेंट सिस्टम है। अगर आप इससे पेमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पेमेंट एकदम हो जाएगा। ये आरबीआई कंट्रोल करती है सब चीजों को। उसके बाद है आरबीआई का काम है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारा पूरा देश का जो इकोनॉमी है उसमें कितना पैसा होना चाहिए, यानी कितना मनी होना चाहिए, कितना लोन होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर भी आरबीआई ध्यान रखता है। अब बोल सकते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात हो रही है। इकोनॉमी में कितना हमें पैसा लोन देना है, चाहे कितना लोन होना चाहिए। एक तो पैसा पब्लिक को जमा करती है, जिनके पास ज्यादा पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे। किसी पैसा को नीडी इंसान होगा, उसको पैसा चाहिए होगा तो लोन लेगा, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम के ऊपर हम लोग बेसिकली यहां बात कर रहे हैं इकोनॉमी में। ये सारा चीज भी आरबीआई का ध्यान में रखना। ऐसा ना हो खाली मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि मार्केट में पैसा ही ना रहे। तो ये सब चीज देखना होता है आरबीआई को। फिर है कितना हमें पैसा एलोकेट करना है लोन देने के लिए। अब तो वो भाई मान लो कि अगर 100 रुपए किसी ने डिपॉजिट किया है, ठीक है, हमें इसका 60% या 65% ही हमें लोन देना है, ठीक है। तो हमारे हाथ में कितना आ गया, 35% से 40% बैंक के पास आ गया पैसा, जिसको वो अपने हाथ में रखेगा, इन हैंड रखेगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया एलोकेशन ऑफ फंड्स के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। फिर फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप भी करना है, ठीक है। अब हम यहां पे बोल सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसका क्या मतलब है वो भी समझाता हूं मैं आपको। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इससे क्या समझ आ रहा, क्या समझते हो उससे बताइए। कुछ नया चीज लाना चाह रहे हैं तो आरबीआई, आप देखना आरबीआई भी लाया यूपीआई, उसके बाद लाया आपका आईएमपीएस, इससे पहले लाया था नेफ्ट, आरटीजीएस। ये सब क्या है? ये सब एक तरीका है पैसा पे करने का, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट है। तो ये हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आरबीआई का, वो अभी काम करें। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका रोल और फंक्शन आरबीआई का। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक काम कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम सीधे सीधे आ जाइए मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, इसी को देख लेते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सबसे बड़ा काम क्या है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना, ठीक है। यानी
हम इसको बोल सकते हैं डेट इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, हमें प्राइस को स्टेबल रखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी कंट्रोल करना या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ग्रोथ को प्रमोट करना, यानी ग्रोथ को क्या करेंगे आप, प्रमोट करेंगे, ग्रोथ होते रहना है। इन्फ्लेशन का मतलब है, अब ये नहीं है कि 2010 में आपने जो पेन लिया था उसका दाम 10 है तो 2020 में भी उस पेन का दाम 10 ही रही, नहीं, इन्फ्लेशन होना चाहिए, दाम बढ़ना चाहिए, तभी तो फायदा है। तो अब मान लीजिए दाम बढ़ रहा है हर साल 10% के हिसाब से, तो ये हो गया मान लीजिए 20 रुपए या मान लीजिए 25 रुपए हो गया। तो समझ में आ रहा है कि एक रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2011 में इसका दाम 25 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, इतना होगा तो लोग कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो हमें इस तरीके का इन्फ्लेशन चाहिए, ना कि इस तरीके का। आया समझ में लॉजिक? इस तरीके से दाम तो बढ़ना चाहिए पर धीरे धीरे दाम बढ़ना चाहिए। जैसे सैलरी बढ़ती धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा थोड़ी होता है कि अब इतना कमा रहे हैं 50,000 तो अगले साल 1 लाख हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी इसका मॉनेटरी पॉलिसी का एक काम है। ठीक है, फिर जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसमें सफिशिएंट पैसा होना चाहिए बैंकों के पास ताकि लोन दे सके, यानी एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, इस बात की इंश्योर करना होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स, इसको आप प्लीज कॉपी में अपना नोट आउट कर लीजिए। अगर आप जीआईबी का वीडियो लेक्चर का पैकेज लेते हैं, इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा कि अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। अगर आप जीआईबी का कोर्स करते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स और या लीगल करेंगे, कोई भी एक पेपर करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे तीनों पेपर एक साथ करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sirchana123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।